बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांगर साहब हमारे साथ हैं। अब मैं आपको बताता हूं जरा आरजेडी के बारे में। आरजेडी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। आरजेडी में पहले आपने कल देखा अशोक चौधरी जो हैं नीतीश कुमार जी के बड़े करीबी हैं, और वो कल जेडीयू के नेता, माफ कीजिएगा, वो कल भूमिहारों को कोस रहे थे कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। जहां हमने अति पिछड़ा कैंडिडेट दिया था लोकसभा चुनाव में, भूमिहारों ने हरा दिया। कल पूरा इतिहास बताया था, फिर आपको उनके पारिवारिक इतिहास ही बता दिया था कि कौन उनके परिवार में भूमिहार है। अब उसको कल उनको जवाब दिया था डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, और कहा था कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस किस्म की बात नहीं कर सकता भूमिहारों के लिए। लेकिन वो तो कर गए थे और उनके साथी हैं, क्या कर लेंगे आप। आज खबर आई कि केसी त्यागी जो महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से, और उनकी जगह राजीव रंजन जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। 2 लाइन की चिट्ठी केवल निकाली गई है। और इसके बारे में जब केसी त्यागी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मेरी 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, लगातार टीवी चैनलों पर जाना, प्रेस में जाकर के बात करना अब ये मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैंने ये पद जो है छोड़ दिया है। और उन्होंने कहा कि ये भी वो कह रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार जी की बात मान ली थी जब उन्होंने कहा था कि आप ये काम कीजिए, दोबारा मुझे जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर से अधिक जेडीयू का महत्व क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा है। मतलब क्षेत्रीय रीजनल लेवल पर अगर कोई नेता ये पद संभाले तो ये बेहतर होगा। लेकिन इसके पीछे ये भी चर्चा है कि केसी त्यागी दरअसल बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर के, या जब भी कोई ऐसे मामले उठे जिसमें जैसे अभी लेटरल एंट्री का मामला था या जातिगत जनगणना की बात हुई, इस तरीके के विषयों पर वो ऐसी लाइन ले लेते थे जो कि शायद नीतीश कुमार को भी असहज कर देती थी। ऐसी बातें बोल जाते थे अपनी पार्टी के स्टैंड को लेकर के जिससे भारतीय जनता पार्टी नाराज हो सकती थी। तो चर्चा यह है कि उनको उनके पद से मुक्त किया गया है, ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अवधेश जी। नहीं, देखिए, हाँ, मेरी अभी बात हुई नहीं है। हम लोगों के बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे हमारे संबंध भी रहे हैं, अनेक मंचों पर हम साथ रहे हैं। केसी त्यागी एक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हैं, उनका एक विचार है, वो रखते हैं। हालांकि वो विचार कभी भी एक सीमा से ज़्यादा किसी के प्रति निंदा या अपमान का होता नहीं, आज तक मैंने सुना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो नहीं लग रहा आपको? तो थोड़ा देखिए, लग रहा है थोड़ा मुझे। कई बार हम कई बार पहले आप डिस्क्लेमर दीजिए पहले आप। नहीं, जैसे बिजनेस चैनल में ना, मैं तो बिजनेस चैनल में भी रहा हूँ, वहाँ भी काम, तो वहाँ नीचे चलता था कि ये जो अभी जिन शेयरों पर मैंने बात की है, इनमें से इनमें मेरा एक्सपोजर है, इनमें मेरा नहीं है, तो उससे जो निवेश करने वाला है, नहीं, सुनिए, उसको आसानी। राजीव रंजन प्रसाद में वो भी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, बहुत पुराने हैं। ये भी है, आप ऐसे मत, बल्कि बहुत व्यक्तिगत, मतलब आपका इंटरेस्ट अंबानी अडानी दोनों में। तो इसीलिए देखिए, लाइन तो वो तीखी लेते थे। केसी त्यागी इसके पहले भी 2 साल पहले भी उन्होंने इसकी घोषणा की थी और नहीं रहे, और वो फिर दोबारा जब कुछ प्रॉब्लम आई, जब वो आरजेडी से हटने लगे, वो स्थिति बनी, तो उसमें संभालने के लिए ये आए थे। और नीतीश कुमार को और उस पार्टी को, केसी त्यागी को राज्यसभा भेजना चाहिए था। सामान्यतः लोगों की मान्यता थी कि भाई दिल्ली में एक ऐसा वही मसला होना चाहिए, वो नहीं दिया। कोशिश भी इन्होंने की होगी, डिजर्व भी करते थे, नाराज नहीं है, लेकिन ठीक है कि जो काम कर रहे हैं वो करेंगे। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इधर जो है, यहाँ की पार्टी जो है, जब से उन्होंने संजय झा को और 2 लोगों को यहाँ लगाया था बीजेपी से बात करने में, तो आप देखेंगे कि जनता दल यू बिल्कुल एक बीजेपी के स्वर में बात कर रही है। कहीं भी आपको, चाहे वो आप वक्फ विधेयक पर दे दीजिए, ललन सिंह क्या बोले थे, ललन सिंह, ये हम लागू करवाएंगे, उसके उतना ही नहीं, जब ये उपराष्ट्रपति ने संसद में जो है स्टेप लिया था, जब वो सब छोड़ के राज्यसभा में चले गए थे, तो संजय झा ने लंबा भाषण दिया था कि आप तो फिर भी मर्यादा का पालन करते हैं इनके साथ, जिस ढंग से आपके साथ किया गया है, आप तो गरिमा वाले इंसान है, ऐसा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। पूरा भाषण पक्ष में दिया था। ठीक है। तो केसी त्यागी जी की लाइन थोड़ा सा बैलेंस की लाइन रही है, थोड़ी कुछ हुआ होगा। हालांकि मैं अभी यह स्वीकार नहीं करता हूं कि उनको बिल्कुल दबाव डाल के कहा होगा हट जाओ और उसके जगह पर राजीव रंजन जी आ जाएंगे। दोनों में भी संबंध बहुत अच्छे हैं, वो एक सामान्य स्थिति हुई होगी। लेकिन यह बात सही है कि केसी त्यागी और उनके सहयोगियों आपकी बात मान लेता हूं कि राज्यसभा की वजह से इस्तीफा दिया उन्होंने, नहीं, ये बात भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके मन में ये भाव जरूर रहा होगा, जैसा मैं समझता हूं। बताइए फिर क्या मामला है असली। देखिए, अब अवधेश जी ने कह दिया तो हम तो अवधेश जी की बात मानते हैं। हाँ,
कह दिया इन्होंने। सच ये है कि केसी त्यागी राज्यसभा न भेजे जाने से बहुत आहत थे। पिछले कुछ समय में केसी त्यागी ने जिस तरह की बातें की है, और मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूं तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाए केसी त्यागी क्या कर रहे थे पिछले कुछ समय से। इसी शो में आपसे ही बातचीत करते हुए, जिस समय बाबा सिद्दीकी ने छोड़ा था पार्टी, उस समय चर्चा हो रही थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को समझ नहीं है। बहुत इसी शो पर कहा था, आपसे ही बात करते हुए कहा था। आप भी थे उस पर। हम उस शो में हम लोग थे। दरअसल केसी त्यागी उन नेताओं में से हैं जो एक तरह से कहें कि जिन्होंने आपातकाल से लेकर जितने तरह के आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चले उस सब को झेला है। वो बाकायदा जनसंघ से लेकर यहां तक उस समाजवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते रहे। दिल्ली में नीतीश कुमार के लिए सिंगल पॉइंट पर्सन थे, एक तो राज्यसभा, दूसरा सिंगल पॉइंट पर्सन थे। जब से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना के यहां भेजा गया, तब से उनकी भूमिका थोड़ी सी कमतर हो गई थी। चुनाव के पहले ही कमतर, लेकिन चुनाव के बाद तो पूरी तरह से कमतर हो गई। अब न तो उन्हें राज्यसभा मिली, न पार्टी की किसी डिसीजन मेकिंग में ललन सिंह या संजय झा या नीतीश कुमार उनसे बात करते हैं। असली संकट वहां है, मूल पीड़ा ये है। तो बीजेपी को इनसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बीजेपी को इनसे कोई समस्या नहीं। बीजेपी को इनसे कोई समस्या नहीं है। बेटा तो बीजेपी में है, बीजेपी में बेटा। और अभी जो 2 सीटें बिहार की खाली हुई थी, जिसमें से एक से अभी मनन मिश्रा बीजेपी से गए और एक से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है राज्यसभा, उसके लिए इन्होंने कोशिश की थी कि एक सीट पे इन्हें राज्यसभा भेजा जाए। मतलब उसके लिए कहा, खबर यह भी आ रही है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी बात की थी कि जो सीट एक मनन मिश्रा को जो गई है, उस सीट पर भी ये कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो राज्यसभा चले जाए। बात नहीं बनी, बात दोनों जगह नहीं बनी। मतलब नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया कि उनको राज्यसभा भेजना है। नहीं, बात बनने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं रहा कि उनको कोई नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत सपोर्ट ही किया कि चलो मैं बीजेपी में बात करता हूं कि आपको राज्यसभा भेजा जाए। या उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बार बार पलटी खा चुके थे, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को पहले कमिट किया पहले ही कहा गया, आश्वासन दिया, पहले कह दिया गया राज्यसभा भेजेंगे, दोनों के साथ कह दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे के अलावा किसी को, हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि मनन मिश्रा वो सबसे बेहतर चयन है या और कोई बेहतर चयन हो सकते थे। तो ऐसे कोशिश में लगे थे किसी तरह से मैं चला जाऊं। हालांकि और जिस तरीके से पार्टी में उनकी भूमिका भी लगभग खत्म हो गई थी, मतलब जिस तरीके से लगता था कि मैं नीतीश कुमार का इतना करीबी और पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता मेरे, कभी भी या कभी उटपटांग बातें या कभी नीतीश कुमार पलटी मारे इधर आए नहीं, लेकिन सारी भूमिका मीडिया के सामने केसी त्यागी की सबसे बड़ी बात है कि कभी भी उन्होंने एक मर्यादा नहीं लांगी। जब विपक्ष के लोग भी आक्रामक रहते थे और संजीदा प्रवक्ता रहे, एक लिमिट क्रॉस नहीं की कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे उनकी आलोचना हो। केसी त्यागी की 2 भूमिका जरूर जाननी चाहिए। देश के पहला स्टिंग करने वाले व्यक्ति केसी त्यागी थे। क्या बात जी, उसके पहले कभी स्टिंग नहीं हुआ था। जब जनता पार्टी की सरकार थी और सुरेश राम पर होने लगा तो ये और राजकुमार जैन, इन्होंने, उस समय कैमरा भी नहीं होता था, छुप करके जो तस्वीर निकाली थी महिला के साथ, और वो जब देश में वायरल हुई और जब लेके गए, बताइए ना, हम लोग लेके नहीं, सुरेश राम का बरीगढ़ लेके गए मुरारजी भाई के पास, नाम का बेटा था। हाँ सुने, मुरारजी भाई का मुरारजी भाई के पास जो है आंख बंद कर लिया उन्होंने, इसको वो ये इनका इन्हीं का किया। और एक और सुन लीजिए ना, इस देश में जनता पार्टी की सरकार गिराने में इनको बोलता भी हूं कि कांग्रेस को तो आप लोग लाए थे। जब अटल जी की सभा हो गई वहां परेड मैदान में, आपको हिमाचल प्रदेश में शिमला में, तो हुआ कि वहां 140, जब उसी में राजनारायण जी की सभा थी तो 144 लागू हो गया था। इन लोगों ने, राजनारायण जब विदेश से आए तो आपकी सभा में क्यों हुआ है? आपको इशू उठाना चाहिए। और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद वो सरकार जो है कुछ तो और चल रहा है ना। कल वो हमने बात की थी अशोक चौधरी वाली बात, अशोक चौधरी गरमा रहे थे भूमिहारों पर। अब आज ये मामला देखा तो जेडीयू के अंदर अभी कुछ खलबली सी तो मची हुई है। अब जरा चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान को लेकर खूब खबर उड़ी पिछले दिनों, हमने भी इस प्रोग्राम में बात की थी। क्या इनकी पार्टी फिर टूटने वाली है? इनके सांसद फिर कहीं इनको छोड़ करके जाने वाले हैं? 5 सांसद उनके हैं। 100% स्ट्राइक रेट से जीतने वाली पार्टी थी ये, इकलौती पार्टी मुझे लगता है देश में होगी, किसी का एक ही जीता हो, एक ही लड़ाया हो तो अलग बात है। इन्होंने 5 लड़ाए, 5 जीते। अब उसमें अगर कुछ नहीं था तो चिराग पासवान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिएक्शन दिया और कहा था कि मेरे बारे में ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। बात की तो कौन डरा रहा है आपको? अगले दिन ये तस्वीर आ गई कि अमित शाह जी से जाकर क्यों मुलाकात कर रहे हैं। और कहा क्या जा रहा था, आरजेडी वाले ये कह रहे थे कि बीजेपी इनकी पार्टी को तोड़ेगी। क्यों तोड़ेगी? क्योंकि इस बीच में जितने भी मुद्दे आए जिस पर बैक ट्रैक करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, या जहां उसके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है, उन सब मामलों में चिराग पासवान ने बीजेपी के
लिए असहज करने वाले बयान दिए। इन्होंने कहा कि मैं लेटरल एंट्री के खिलाफ हूं, इन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 4-5 मुद्दों पर ये बोले थे। क्रीमी लेयर पे भी बोले थे, क्रीमी लेयर पर बोले थे, वक्फ बोर्ड पे बोले हैं ये। अब उसके बाद ये तस्वीर आ गई सामने हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे तो इसमें डराते नहीं दिख रहे हैं। अमित भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, चिराग भी मुस्कुरा रहे हैं, तो इतना मुस्कुरा रहे हैं। मुझे इसी बात पे डर लग रहा है इनके लिए। नहीं, लेकिन कम मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान डर किससे लग रहा था, किससे नहीं लग रहा था, ये अलग बात है। लेकिन इनके चाचा पशुपति पारस भी जाकर मिले थे। और जब हम लोग चिराग पासवान के संदर्भ में 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहता रहा, फिर से कहूंगा कि वो 100% स्ट्राइक रेट अगर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कम सीटों पर लड़ना और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और उसके साथ डेडली कॉम्बिनेशन है नीतीश कुमार, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब इससे आगे की बात, चिराग पासवान को शायद लग रहा होगा, कई बार होता है किसी के ऊपर बहुत ठप्पा लग जाता है, वो मोदी जी के हनुमान जी हैं, जिस तरह से 2020 में अपनी पार्टी तक स्वाहा कर दिया था, उनको लग रहा होगा 25 विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए दिखें, थोड़ा दम दिखाते हुए दिखें, तो अपने कैडर को भी थोड़ा सा मोबिलाइज करने की कोशिश थी। और उसके अलावा जो बीच बीच में चर्चा चलती रहती है कि सारी पार्टी तो वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, अमित शाह जो कह देते हैं वही हो जाता है, शायद उससे कुछ उबरने की कोशिश थी। मैं फिलहाल तो इसको ये देखता हूं। और देखिए, चिराग पासवान को बहुत अच्छे से पता है, जो ये 5-7 साल उनके बीते हैं उसमें उनको बहुत अच्छे से पता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी अमित शाह से हटकर उनकी राजनीति कहीं बहुत जाती हुई नहीं दिखती है। और ये वो कहते भी हैं, ये उन्होंने अभी फिर से कहा, अभी इन्होंने फिर दोबारा इन्होंने वही बात कही है कि नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटूट है, जब तक वो प्रधानमंत्री है मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन वो आपने ठीक कहा कि भाई अपनी एक अलग भूमिका लेने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बिल्कुल शरणागत नहीं हूं। हाँ, 25 और ये किसी भी पार्टी नहीं, तो उसके बाद पीछे से इनको कुछ कहा गया क्या? सवाल ये है। उन मुद्दों पर जरूर कहा गया होगा, क्योंकि अचानक चिराग पासवान, जिसको कहते हैं कि जब कोई नेता ऐसे बोलने लगता है और गठबंधन की सरकार हो तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी थोड़ी चर्चा होती है ना। जब वो कह देंगे लेटरल एंट्री पर बात कर लेंगे, जब वो SC/ST कोटा पर बात कर लेंगे, जब वो कह देंगे कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, और उसके बाद वो करेंगे जनगणना हो जाए, पता लग जाए, बाकी जाति सिर्फ 2 ही हैं, वो युवा और महिला। तो आप दोनों बात कैसे कह रहे हैं? ये इसका मतलब ये होगा कि उनकी कोई लाइन नहीं है, वो थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने कहा था जाति जनगणना होनी चाहिए, नीतियों के लिए वो आवश्यक है जानना, लेकिन उस डेटा को रिलीज मत करिए। अमित शाह से मिलने का इनका 2 कारण और भी है सर। सिर्फ ये कारण नहीं, एक बड़ा कारण ये है कि हाजीपुर से जो चुनाव जीते उसको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने चुनौती दी है कोर्ट के अंदर कि इन्होंने अपने 3-4 मामले छुपाए हैं उसके, तो एक बड़ा कारण वो भी है। दूसरा कारण ये भी है कि जब इनके चाचा ने इनसे पार्टी ले ली तो अभी चुनाव आयोग से उसका फैसला नहीं आया है। उद्धव ठाकरे का और एनसीपी का तो फैसला आ गया कि कौन मालिक है, इसका फैसला भी हुआ नहीं है। तो एक बड़ा कारण वो भी है कि वो उसने भी चुनाव आयोग करेगा या नहीं? चुनाव आयोग करेगा ना, अभी तो मतलब हम बैठे चुनाव आयोग करेगा सर, वो सलाह लेने गए होंगे कि क्या हो सकता, मतलब कर रहे हैं, फैसला चुनाव आयोग करेगा। वो भी एक कारण है जिसपे वो चर्चा करने गए होंगे कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। जो उनके पिता ने पार्टी बनाई थी वो उनके पास आएगी या इसी पार्टी के नाम के साथ उनको आगे बढ़ना है। यहाँ थोड़ा सा उद्धव जी से और शरद पवार से स्थिति अलग है ना। अब तो पूरी पार्टी पे कमांड चिराग का है। अब तो पशुपति पारस बेचारे कहीं है ही नहीं है, वो तो अब ये कह रहे हैं कि हमको कहीं तो गवर्नर बना के भेज दो, कुछ तो हमारी इज्जत बची रहे। अब तो मसला ये है, और चिराग कह रहे हैं कि ना मेरी माता जी का बड़ा अपमान किया इसलिए ना भेजो। असली लड़ाई अभी हो गई है। देखिए, जब आपने कहा कि अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, तो जिस दिन उन्होंने महबूबा मुफ्ती को और सबको जेल में डाला था उस दिन ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, याद करिए। और एक बयान याद करिए, जब फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि हमको तो गृह मंत्री ने यही कैद कर दी, घर में ही नजरबंद कर रखा है, मैं नहीं जा सकता हूं पार्लियामेंट, और विपक्ष ने आवाज उठाई तो गृह मंत्री खड़ा होकर इसी तरह मुस्कुराते हुए बोल रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला जी मुक्त हैं, या संसद में आने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अब उनको तय करना है कि संसद में आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर मुस्कुराते हुए बैठे थे। तो इसलिए उस मुस्कुराहट पर मत जाइए। देखिए, चिराग पासवान ने इधर बहुत मैच्योर पॉलिटिक्स की है, और जो इनकी छवि थी कि एक मैच्योर आदमी है, सोच समझ के बयान दिया है, वो थोड़ा बहुत अपने कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं जब भी, जैसे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रामचंद्र गुहा, हमारे मित्र विनोद शर्मा सब खड़े होकर उनको सिखाने लगे थे 2010 से कि आप तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़े हुए, और उन्होंने बोला कि मैं तो रामचंद्र गुहा जी को रेगुलर पढ़ता हूँ।
और उसके बाद से उनके बयान हुए और कहां से कहां आ गए नीतीश कुमार हमारे सामने है। तो ऐसे लोग ना यहाँ दिल्ली में लुटियंस मीडिया और बाकी लोग थोड़ा थोड़ा उनके आसपास जाते हैं और इनको मजा आने लगता है बात में। फिर इस प्रकार से इन्होंने बयान दिया था जो बयान देने की आवश्यकता बहुत नहीं थी। तो जो कुछ उन्होंने दिया है, मैं पहले भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार बुला के बात करे कि भाई आप चाहते क्या है, तो उनका बयान देना बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे तो बहुत गलतफहमी पैदा हुई। और हर्षवर्धन जी को मैं बता दूं कि ये बाकी जगह हो सकता है कि साथियों को जो है भाजपा चलाती है, बिहार में तो हमेशा उल्टा रहा है कि वहां बीजेपी को नीतीश कुमार चलाते हैं। अपने कैंडिडेट भी करना है। और जो उपेंद्र कुशवाहा वाली बात आपने कही है, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे बहुत ही पुराने, अब तो मित्र नहीं कहूंगा, परिचित रहे हैं। एक बार उन्होंने मेरे को बोला था टीवी पर, मैंने कहा फिर चले जाएंगे नीतीश के साथ, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वो फिर चले गए। और नरेंद्र मोदी के साथ तो उनका वायदा था ना कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे और 2019 के चुनाव में चले जाएंगे, तो फिर चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई राज्यसभा सीट उनको दिया है, वो कोई बहुत ही मतलब व्यवहारिक काम हुआ है। इससे बीजेपी की बिहार सहमत नहीं है, उनके समर्थक भी सहमत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी विश्वसनीयता स्वयं कमजोर की। ठीक है सर, एक वो पूरा बयान बोल दूं जो अवधेश जी ने कहा। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि वो अपने घर पे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अब कोई कनपट्टी पे गन रख के तो हम ला नहीं सकते। तो बड़ा चर्चित बयान हुआ था कि उस दौर में अमित शाह ने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला के कनपट्टी पे गन रख के तो ला नहीं सकते। लाइटर मोमेंट भी हो गया और जो कहते हैं स्टाइल अमित शाह, वो भी शामिल हो गया। चलिए बिहार के बाद यूपी की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और वाराणसी में पहुंचकर उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम जाकर के पहले दर्शन किए और कल से बीजेपी पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाने वाली है। उससे पहले उनका यह दौरा हो रहा है। दरअसल बनारस में बीजेपी के युवा मोर्चा की कार्यशाला में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ आए और यूपी में कल कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा भी पूरी हुई है, बड़ी कामयाबी के साथ परीक्षा हुई है। इसमें भी योगी मॉडल की चर्चा हो रही है कि देखिए पिछली बार यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा नकल की वजह से फेल हो गई थी, रद्द हो गई थी। इस बार योगी जी ने जो है ऐसी परीक्षा कराई है कि लाखों लाख अभ्यर्थी आए नहीं, जो शायद उनको लग रहा था कि वहाँ जाकर कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे, वो सारे वो लोग नदारद रहे। और यूपी विधानसभा में नकल विरोधी कानून भी कल पास कराया गया है। नकल रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं जो पेपर लीक माफिया के मन में खौफ पैदा करें। और इसके बाद बिना किसी लीक के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ये पूरी हुई है, ये भी आपने देखा है। अब ये सदस्यता अभियान में योगी जी का जाना हो, ये सारी बातें, तमाम बातें, और पिछले दिनों तो उनके बहुत सारे बयान जो हैं वो भी चर्चित रहे हैं। तो योगी जी इस वक्त लग रहा है कि फुल पावर मोड में है। नहीं, एक तो सबसे जो बड़ी चर्चा जिसको लगता है कि हम लोगों ने पहले भी कहा था और हम लोगों ने उसके पहले कहा था जो एग्जाम होना था, अगर इतनी बड़ी परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई तो कम से कम हम ये माने कि जो पिछले पेपर लीक हुए, जो पिछली गड़बड़ियां हुई, घोटाले घपले हुए पेपर के समय, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगी। और ये सबसे बड़ी जरूरत इसलिए थी कि देश के हर राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर देश के सबसे बड़े राज्य में उसका समाधान निकाला जा सकता है तो दूसरे राज्य भी इससे आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी जो बात जो हम लोगों ने पहले दिन पे ही की थी कि 3 लाख लोग नहीं आए थे, अब कुल मिलाकर 15 लाख से अधिक लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो इसका सीधा सा मतलब यह भी हुआ कि ये जो शामिल नहीं हुए, इसमें लगभग बड़ा वर्ग वो वैसा था जो गलत तरीके से अनफेयर मींस का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम देता था, और उसके साथ जिसको हम कहते हैं ना कि एक तंत्र सक्रिय हो जाता था, जो पेपर लीक कराता था, उनकी जगह किसी और को एडमिट कार्ड पे ले जाके, कोई तो एडमिट कार्ड चेक करता हो तभी वो बैठ जाते थे ना। तो उस सब पर योगी आदित्यनाथ 50 लाख में से 15 लाख नहीं आए। हाँ, 15 लाख नहीं आए, 14 लाख कुछ नहीं आए। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो सारे के सारे गड़बड़ करने वाले लोग थे। कुछ उसमें जेन्युइन वजहें भी रही होंगी, सबको कहना ठीक नहीं है, लेकिन बड़ा वर्ग उसमें से था जो बेईमानी करने आया था, उसको रोका। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ, शायद जो उस वक्त की चीजें थी उससे सरकार और संगठन ने सबक लिया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने खूब की। आपका कार्यकर्ता कहां है? अभी पिछले 1 हफ्ते में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़े वर्ग आयोग में मैं देख रहा था तो बहुत पुराने लोग उनको सदस्य के तौर पर उसमें शामिल किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि शायद जो रिपोर्ट आई थी, उनकी आंतरिक रिपोर्ट, उस पर कुछ काम हुआ है, कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। बनारस में योगी जी गए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बनारस में चूंकि बहुत विपक्ष को हवा मिली ना इस बार की, प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन कम हो गया।
महत्वपूर्ण यह है कि योगी आदित्यनाथ सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आदमी नहीं रहे, मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के संगठन से आए हुए नेताओं में शामिल कभी नहीं रहे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संगठन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका कभी रही नहीं थी। अभी विनोद तावड़े ने 3 दिन पहले जो पत्रकार वार्ता ली थी लास्ट वीक में, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री है उनको शामिल करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने प्रदेश में ज़्यादा सदस्य बनाने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आया है और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्टिव है, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव 10 सीटों को लेकर वो तैयारी देख रहे हो, सरकार के अंदर जो निर्णय ले रहे हो, सरकार और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो, और अब सदस्यता अभियान को लेकर जिस तरीके से अभी वाराणसी गए, वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, कल कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता ग्रहण करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रिन्यू करवाएंगे अपनी। तो मुझे लग रहा है कल से शुरू होगा और योगी आदित्यनाथ बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य बने, सक्रिय सदस्य बने, और ऐसे सदस्य बने कि जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। पिछली बार ऐसा हुआ था, हालांकि वो सिस्टम इस बार भी है कि आप मिस कॉल सदस्य बना सकते हो। इसमें बड़ा बवाल मचा रहा कि मध्य प्रदेश में तो 40% ऐसे जो मिस कॉल से सदस्य बने थे वो सदस्य नहीं निकले, कई जगह से शिकायत आई थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि मिस कॉल से जो सदस्य बनेंगे उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। बात कही कि मतलब चाहे पार्टी के मामले हो चाहे सरकार, बिल्कुल हर जगह योगी जी आगे बढ़ते, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट कमेंट इस पर। नहीं, योगी जी इनएक्टिव कब रहे हैं? ये पर्सनैलिटी है इनएक्टिव होने की, नहीं पैसिव होने का तो हमने उनको देखा ही नहीं कभी। संस्कारों हमेशा एक्टिव रहे हैं। अब इस समय चूंकि ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने ही एक्टिव पहले भी रहे हैं। चुनाव परिणाम अलग बात है। ही हैज नॉट बीन एट ऑल पैसिव। मैंने तो कभी जीवन में पैसिव देखा ही नहीं। देखिए, इस समय सदस्यता के पहले कार्यशाला पूरे देश में चल रहा है। सभी नेताओं की ड्यूटी उसमें लगी हुई है कि उसमें उनको ट्रेनिंग देना, कैसे सदस्य बनाना है, कैसे उसका कंफर्म करना है, कैसे उसका वेरिफिकेशन, कैसे लोगों को जोड़ना है, साथ साथ अपने कार्यक्रम के बारे में भी कैसे बताना है ताकि कोई चूक नहीं हो, कोई छूट न जाए। पुराने सदस्यों का नाम भी अपने पास कैसे इकट्ठा रखना है, फिर वो ड्यूटी कैसे बटेगी। तो कार्यशाला जगह जगह चल रहा है। कार्यशाला का मतलब यह हुआ कि कार्यशाला से एक बार आपको वहां के जिम्मेवार कार्यकर्ता जो पद पर हैं उनके साथ आपका विस्तृत संवाद हो जाता है। ठीक है, उनको आप एक्टिव कर देते हैं किसी न किसी काम में। तो संगठन का यही शास्त्र होता है कि किसी कारण से कार्यकर्ता अगर इनएक्टिव है या किसी कारण निराश है तो धीरे धीरे अलग अलग मंचों के आधार पर कार्यक्रमों से उसको एक्टिव करना, उसको एक लक्ष्य देना कि आपको इतने सदस्य बनाने हैं, इतने सक्रिय सदस्य बनाने। तो इसके लिए वो कार्यशाला है। बनारस से अगर वहां वो रहेंगे कल, मुझे मालूम नहीं आज का कार्यक्रम, आज का तो पता चल गया, तो एक अच्छी बात होगी, वहां से एक अच्छा संदेश